नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पराक्रम को सलाम। जी हां, आज कारगिल युद्ध के 22 साल पूरे हो चुके हैं और पूरा देश कारगिल के योद्धाओं जिन्होंने अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देकर अपना बलिदान दिया और कारगिल पर विजय पताका फहराई, उन सबको याद करते हुए पूरे देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और कारगिल युद्ध में भारत की सेना की जीत ने जो इतिहास रचा है वो अविस्मरणीय है। आज पूरा देश कारगिल के योद्धाओं, कारगिल के शहीदों को याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है। और आइए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद करते हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। ब्रिगेडियर प्रदीप यदू हमारे साथ हैं जो खुद साक्षी हैं कारगिल युद्ध के, जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया। कर्नल डॉक्टर बीवी वत्स हैं, आपका बहुत स्वागत वत्स साहब। और रमेश शर्मा जी हैं, एडिटर इन चीफ हैं हमारे न्यूज वर्ल्ड के, आपका बहुत स्वागत रमेश जी। सबसे पहले आगाज करता हूं चर्चा का ब्रिगेडियर प्रदीप यदू से, जिन्होंने सिर्फ कारगिल नहीं, इसके पहले भी श्रीलंका में ऑपरेशन पवन, सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत, जम्मू एंड कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक और अल्फा ऑपरेशन राइनो जैसे जो ऑपरेशंस थे उनमें हिस्सा लिया और भारत की सेना और भारतीय सेना का दमखम और लोहा दुश्मनों को दिखाया। प्रदीप जी, किस तरह से याद करेंगे आप कारगिल युद्ध को और उन शहीदों को? जी, आपने मुझे आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं कारगिल युद्ध में हमारे शहीद जवानों को जी अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और देश उन सब शहीदों को नमन करता है। कारगिल युद्ध एक इस प्रकार का था कि ना इसे हम कन्वेंशनल वॉर कह सकते हैं जी, लेकिन हमारे ऊपर एक थोपा गया युद्ध था और ये बहुत कठिन युद्ध था जी, क्योंकि उस समय जिस हिसाब से पाकिस्तान ने हमारे साथ दगाबाजी की थी, हमारे विश्वास को उन्होंने ठोकर मारी थी, तो उसका बदला बहुत जज्बे के साथ लिया गया जी। और कारगिल में इतने डिफिकल्ट टेरेन थी, मतलब अब उसको वर्ड्स में तो शब्दों में कहना शायद मुश्किल होगा जी। बहरहाल एक ऐसा युद्ध था जो भारतीय सेना के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और हमारे जवानों ने जिस हिसाब से उस लड़ाई में हिस्सा लिया था और जिस हिसाब से हमने दुश्मन को शिकस्त दी थी, वो एक ऐसा अनुभव था जिसको शब्द में तो नहीं बयां कर सकता, लेकिन उस समय हर सैनिक के जहन में एक ऐसा जुनून होता है, एक ऐसा राष्ट्र भावना होती है कि वो किसी भी तकलीफ से, किसी भी दुख से वो उबर के बस सिर्फ देश की खातिर अपना बलिदान देता है, तिरंगे की खातिर कि तिरंगा ऊपर फहरता रहे, बस ये उसके दिल में, जहन में, दिमाग में सिर्फ ये जरूर होता है। जी जी प्रदीप जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जवानों के दिल में तो ये जज्बा होता ही है और पूरा देश भी उनके साथ खड़ा होता है ऐसी कठिन घड़ी में। और देश की आन बान शान तिरंगे की रक्षा के लिए और तिरंगे के सम्मान के लिए जिस तरह से हमारे जवान अपना बलिदान देते हैं और शौर्य और वीरता की एक कहानी और गाथा लिखते हैं, ये अपने आप में एक मिसाल है। आपके पास वापस लौटूंगा प्रदीप जी। ब्रिगेड कर्नल डॉक्टर बीबी वत्स हमारे साथ हैं। वत्स साहब, आपका बहुत स्वागत। एक बात ये जो है देखने में आती है, हमेशा से ही जो पाकिस्तान है हमेशा से हमें बार बार इतनी चोटें खाने के बाद भी जो है वो सुधरता नहीं है और हमें बार बार उकसाता है। इन सब तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। पराक्रम को सलाम। जी हां, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं अपने खास मेहमानों के साथ और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कर्नल डॉक्टर बीबी वत्स हमारे साथ मौजूद हैं। वत्स साहब, कारगिल का युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसे देश और दुनिया हमेशा याद रखेगी। जिन विषम परिस्थितियों में यह युद्ध लड़ा गया और हमारे भारतीय सैनिकों ने, भारतीय सेना ने जो है वीरता का और शौर्य का परिचय देते हुए इस युद्ध को जीता और पाकिस्तान को धूल चटाई, ये कोई नहीं भूल सकता।
किस तरह से आप याद करेंगे कारगिल विजय दिवस को? जी जी, और देश के सभी वासियों को मैं बधाई देता हूं कि इतने कम समय में हमने दुश्मन को खदेड़ लगाया था। दो तीन चीजें इसमें जानने वाली हैं जी। पहली बात तो ये कि ये ऑपरेशन क्यों हुआ। देखिए, फरवरी के 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौर यात्रा की थी और एक पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया था कि कश्मीर के मुद्दे को हम आपसी सहमति से मिल बैठकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ही वहां के जो शासक थे परवेज मुशर्रफ साहब, उनकी अलग ही सोच थी और उन्होंने धीरे धीरे जो हमारी ऊंचाइयां थी, हाइट्स थी, कारगिल, मस्कोवेल। जी जी बस साहब सुन रहा हूं मैं। अपने सैनिकों को टेररिस्ट की वेशभूषा में तैनात कर दिया। जी, अब ये जानना जरूरी है ऐसा क्यों किया उन्होंने। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कश्मीर में श्रीनगर से लेह को जो नेशनल हाईवे जाती है जी, वो उस इलाके की लाइफ लाइन है और वहां पर जितना भी सामान रसद वहां पर। जी बस साहब आपकी आवाज हमें अच्छे से नहीं मिल पा रही। आपके पास वापस लौटूंगा। जी आवाज आ रही है? जी, आप मुझे सुन सकते हैं? बस जी आपकी आवाज हमें ठीक तरह से हम तक नहीं पहुंच पा रही। आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे एडिटर इन चीफ रमेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। रमेश जी मुझे आवाज आ रही है। जी 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 रमेश जी, पूरा देश आज कारगिल के योद्धाओं को नमन कर रहा है, उनके शौर्य को सलाम कर रहा है, उनके पराक्रम को सलाम कर रहा है और जिन विषम परिस्थितियों में यह युद्ध जीता गया और जो हालात उस दौरान बने थे, युद्ध के कारण बने थे वो हालात, उस पर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ कारगिल की भूमि पर ही नहीं जीता गया, हमारे सेना के जवानों ने ही ये युद्ध नहीं जीता, हमारे देश की एक पूरे विश्व में एक अमिट छाप छोड़ी हमारे देश ने कि हम किसी भी विषम परिस्थिति में और कैसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है। ये भी पूरे दुनिया ने जाना। तो ये विजय सिर्फ कारगिल की नहीं थी, पूरे देश की विजय थी, राजनीतिक जीत भी इसे कह सकते हैं। क्या कहेंगे आप? जी ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो कारगिल का युद्ध 1999 में लड़ा गया था, जिसे अब लगभग 22 वर्ष इसको हो गए हैं, ये बहुत विषम परिस्थिति का युद्ध था। उन्होंने जिस चोरी छुपे से लेकर के इस पे कब्जा किया था, उन्होंने इस कारगिल पहाड़ी का चयन भी मुझे लग रहा है बहुत सोच समझ के किया होगा, क्योंकि कारगिल पहाड़ी ऊंचाई पर थी तो यहाँ से जाने का जो रास्ता था वो ऊपर से दिखता था। तो उन्होंने योजना पूर्वक एक ऐसा टैंक और मिसाइल ऐसी लगा रखी थी कि अगर बचाव के लिए हमारी सैनिक वहां जाए तो वो उस पर बराबर फायर कर रहे थे। तो हमारे जो आरंभिक नुकसान जो इस पूरे ये युद्ध लगभग 2 माह चला है, इस 2 माह में लगभग 550 हमारे जवान शहीद हुए हैं और लगभग 1500 से 1500 तक जवान इसमें शहीद हुए हैं। और मैं समझता हूँ टोटल जो इन्फेंट्री हमारी लगी है, जो सेना लगी है प्रत्यक्ष युद्ध में और अप्रत्यक्ष युद्ध में और सहयोग के लिए और घेराबंदी के लिए, लगभग 2 लाख जवान इसमें इन्वॉल्व हुए, तब हम कारगिल को वापस ले पाए। उन्होंने योजना ऐसी बनाई कि उसके पीछे टैंक और मिसाइल ऐसी रखी कि हम लोग यहाँ से जब जाते थे तो फायर करते थे और हमारे सैनिक उसमें शहीद हुए। तो बहुत तरकीब के साथ हमारे जवानों ने अपने जान पर खेलकर सबसे पहले तो एक दीवार उठाई, ताकि दीवार के आड़ लेकर के वो कारगिल की पहाड़ी पर पहुंच सके। ये ऐसा दुर्लभ कार्य था जिसको पूरी दुनिया के जो सुरक्षा एजेंसियां थी, सुरक्षा विशेषज्ञ थे, उन सब लोगों ने सराहा
और भारतीय जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा करके उस इलाके को हम वापस लिया। और इसमें एक बहुत आश्चर्यजनक और ढीठता काम, पाकिस्तान की जो ढीठता है उसकी बात ये भी है, उसने स्वीकार नहीं किया कि उसने कब्जा किया था, जबकि उसने पूरा कब्जा किया। उनकी जो ISI जो उनकी एजेंसी है और उनकी सेना है वो सारी इसमें लगी रही। मोटे तौर पर भारत ने कारगिल के युद्ध में ये दिखाया दुनिया को कि हम केवल शांति की बात करते हैं, हम शांति पर चलते हैं, हम पूरी वसुंधरा को एक कुटुंब मानते हैं, ये सब बातें ठीक है, लेकिन अगर कोई हमारी स्वतंत्रता पर, हमारे अस्तित्व पर अगर हरण करेगा तो हम उसको पूरी शक्ति के साथ उसको उत्तर भी दे सकते हैं। तो हमको जितना नुकसान हुआ, आगे चल करके पाकिस्तान को इससे ज्यादा सैनिकों का और ज्यादा उसकी क्षमताओं का नुकसान हुआ। मैं समझता हूं जो जवान उस पर शहीद हुए, आपके माध्यम से उन सब जवानों को मैं शत शत नमन करता हूं, उनके चरणों में सिर झुकाता हूं। और उस समय जो जिन्होंने इस सारे युद्ध का नेतृत्व किया, वो सैन्य अधिकारी हो या राजनीतिक अधिकारी हो, उन सब के नेतृत्व क्षमता का, उन सब के कौशल का, योजना का मैं बहुत प्रशंसा करता हूं। अविनाश जी, ये बातें ये भारतीय नागरिकों के लिए गौरव की बात है। तो जिस तरीके से हमने युद्ध जीता है वो वाकई ये गर्व की बात है, और हम आज सिर उठा करके पाकिस्तान को उत्तर दे सकते हैं, हर तरह का उत्तर दे सकते हैं। ये कारगिल युद्ध ने साबित किया है। जी रमेश जी, आपके पास लौटूंगा। प्रदीप जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी प्रदीप जी, एक बात तो ये कारगिल का युद्ध हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, हालात किस तरह से पैदा किए गए पाकिस्तान द्वारा, हमें युद्ध के लिए उकसाया गया, मात भी उसने खाई। ये पहली दफा नहीं है जब जब सिर उठाने की कोशिश की है पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ, भारत की सेना के जवानों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। क्या वजह है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा? परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हमेशा से ही पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ है तब से लेकर कश्मीर के मुद्दे को लेकर वो हमें उकसाने का काम करता है, हमें नुकसान पहुंचाने का काम करता है, और कहीं ना कहीं उसका ये जो है रूप भी पूरी दुनिया देख चुकी है, लेकिन वो बाज नहीं आता। क्या कहेंगे, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? जी देखिए, जब भारत का बंटवारा हुआ 1947 में जी, तब पाकिस्तान का जन्म हुआ जी, और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो सर्वाइवल है जी, उसकी नीति है एंटी इंडिया। जी, अगर पाकिस्तान एंटी इंडिया की पॉलिसी को फॉलो नहीं करेगा तो पाकिस्तान का अस्तित्व ही हमारे विश्व के नक्शे से अलग हो जाएगा। जी। दूसरी चीज, वो अभी मिडिल ईस्ट और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच में एक वेज के माफिक बैठा हुआ है जी, और वो यही चाहता है कि उसको एंटी इंडिया पॉलिसी के चलते हुए उसको पूरे विश्व से और उसकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उसकी वजह से दूसरे देशों से उसको तवज्जो मिलता रहे, और जो उसकी मांगे हैं, चाहे आर्थिक हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, वो अपना उल्लू सीधा करते रहे। अदरवाइज जब तक पाकिस्तान इंडिया नहीं चिल्लाएगा, पाकिस्तान की आवाज कोई नहीं सुनेगा। इस कारण ये हमेशा से, चाहे वो 47 में कबायली JNK में आए हो या 65 हो, 71 हो या फिर कारगिल हो, हमेशा उनकी ये पॉलिसी ही रही है कि भारत को उकसाना है, उकसाएगा। लेकिन ये भारत का बड़प्पन है कि इतने मतलब जाहिल तरीके से जो पाकिस्तान की हरकतें हैं, उसके बावजूद भी हर विषम परिस्थिति में भारत ने उस विषमता को समता में बदल दिया है। चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, चाहे 65 देख लीजिए, 71 देख लीजिए। 71 में तो हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, ईस्ट पाकिस्तान था, आज बांग्लादेश है। तो पाकिस्तान हमेशा इस तरीके की कार्रवाई करता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरा, जो अभी न्यूक्लियर बैकड्रॉप के चलते देखें, भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, तो इसीलिए इस इलाके का विश्व में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान, दो जो न्यूक्लियर पार्ट्स हैं, इसके बीच में कोई तनाव इतना पैदा हो कि ये पूरे ग्लोबल उसमें एक्सकलेट हो जाए। तो ये पाकिस्तान की नीति थी और है और रहेगी, उसका सर्वाइवल ही एंटी इंडिया पॉलिसी है। जी जी, प्रदीप जी आपके पास वापस लौटूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। वत्स साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें?
जी जी वत्स जी, पाकिस्तान की कायराना करतूत पूरी जग जाहिर है, पूरा विश्व जानता है, और जब जब उसने आंख उठाने की कोशिश की है, मात खाई है और करारी शिकस्त उसे मिली है। हर युद्ध में उसको शिकस्त मिली है और लगातार वो जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियों को पनाह देने का काम कर रहा है भारत के खिलाफ, उसमें भी वो मात खा रहा है लेकिन बाज नहीं आ रहा। कारगिल युद्ध में भी यही कुछ देखने को मिला। जिस तरह से प्रदीप यदू जी ने जिक्र किया कि चाहे 65 का मामला हो, चाहे 1971 की बात हो, हमेशा से मुंह की खाई है पाकिस्तान ने। कारगिल में भी मुंह तोड़ जवाब दिया हमारी सेना ने, लेकिन उसकी हरकतें आज भी जारी हैं। कारगिल युद्ध में शिकस्त खाने के बाद किस तरह से उसके हौसले पस्त हुए, उसके बाद भी जो है वो उसका फन जो है फैलाना भूला नहीं। क्या कहेंगे? मैं बातचीत कर रहा था पाकिस्तान उद्देश्य क्या था ये कारगिल में घुसपैठ करने का। पिछले कुछ दशकों से पहले 1999 से पहले पाकिस्तान की जो छवि इंटरनेशनल एरिना में जी काफी खराब हो गई थी, और उसके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे उनको भी वो पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रहा था जी। तो उसका एक मुख्य उद्देश्य ये था कि किसी भी तरीके से इस मुद्दे को, कश्मीर के मुद्दे को दोबारा इंटरनेशनलाइज करके जी वापस मेन मुद्दे के तौर पर यूनाइटेड नेशंस या दुनिया के सामने रखा जाए जी। इसके अलावा सियाचिन जो है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखना ज्यादा जरूरी है। मैं 48 दिन वहीं पर था कारगिल युद्ध में आमने सामने जी, तो उसको ये जानना बहुत जरूरी है जी कि जो श्रीनगर से लेक रोड जा रही है और आगे जो पंगोंगसो लेक से और जो अभी अभी बनाई है डीडीओ की तरफ, दोलक लेक ओल्डी की तरफ, और सियाचिन को जो सप्लाई जाती है जी, तो पाकिस्तान का एक और अहम मुद्दा सियाचिन को कट ऑफ करना था जी सियाचिन हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी, क्योंकि अगर आप भौगोलिक परिस्थितियां देखें जी तो चाइना की G219 सुपर एक्सप्रेस जो लासा से जिंजियांग की तरफ जा रही है जी, सियाचिन से उसको डोमिनेट किया, उसको उसकी तरफ जा सकते हैं, कराकोरम हाईवे को आप डोमिनेट कर सकते हैं जी, और एक वेल्ट के तौर पर वो एक्साइटिंग एरिया और हमारे एरिया डीडीओ एरिया के बीच में आता है जी, जो बहुत अहम है, और पाकिस्तान चाहता है कि वो इलाका उसको मिल जाए जी, और एक दूसरा उद्देश्य उसका ये भी था। तीसरा उद्देश्य जो NH1 मैंने बताया जो मेन लाइफ लाइन है हमारी, उसको कट ऑफ करना था जी। अब उसने अपने जो टेररिस्ट के देश में जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री या उसके जो रेगुलर ट्रुप्स थे उनको सर्दियों में वापस भेजने के बजाय हमारे इंडियन साइड में आगे भेज दिया। जब हमें पता लगा तो शुरू में हमने सोचा कि छोटा मोटा इंकर्शन है, लेकिन जब बाद में पता लगा कि तो बहुत लंबा चौड़ा जो है तकरीबन 130 किलोमीटर के एरिया में और तकरीबन 100 पॉइंट्स पर जो है वो बैठ गया है जहाँ से वो नेशनल NH बना हुआ को डोमिनेट कर सकता है जी। तो स्थिति को समझते हुए तुरंत इंडियन आर्मी ने तकरीबन 2 लाख ट्रुप्स का मोबिलाइजेशन किया, जिसमें जिस ब्रिगेड का मैं ब्रिगेड मेजर था वो भी शामिल थी, और हमारी एक बटालियन को बाई एयर लिफ्ट किया गया था जी। लड़ाई में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक वहाँ का जो एनवायरमेंट था जी, वहाँ की जो टेरेन थी जी, जो टेरेन है हाई एल्टीट्यूड इलाका है, हवा में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी और काफी ठंडा इलाका जी, आग के लिए कुछ नहीं था, और पाकिस्तानी ऊपर हाइट पर बैठे हुए थे जहां से वो मीलों दूर तक न केवल देख सकते थे बल्कि हमारे को फायर से जी, जी, डोमिनेट भी कर सकते थे जी, इन सब विषम परिस्थितियों में जी, हमारी सेना में हाई एल्टीट्यूड वारफेयर का एक बहुत ही अच्छा नमूना पेश करते हुए सिर्फ 7 दिन के अंदर जी, न केवल पाकिस्तानियों को जो हमारे कब्जे वाले इलाके में आ गए थे वापिस खदेड़ भगाया जी, बल्कि हम इस परिस्थिति में आ गए थे कि अगर हमें हुक्म मिलता जी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या राष्ट्रपति जी की तरफ से तो हम लाइन ऑफ कंट्रोल को करके
पाकिस्तान के सकारतुल इलाकों में, जो पाकिस्तान हुकूमत कश्मीर का सकारतुल इलाका जहाँ पे उनका एडम बेस था, लॉजिस्टिक बेस था, उसको तकरीबन 48 घंटे में कैप्चर करने की स्थिति में आ गए थे। लेकिन हमारी पॉलिसी नहीं है कि किसी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करें, और इसी कारण हमने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करी। वो अटल बिहारी वाजपेयी के उनका अपना अलग सोचना था, लेकिन शायद अगर मोदी जी होते तो स्थिति और ज्यादा अच्छी होती है और स्थिति और हमारे पक्ष में होती है। जी बतन साहब, वत्स साहब आपके पास लौटूंगा। रमेश जी, एक बात और भी है, हमेशा से आपने देखा होगा कि खिलाड़ी हुए या फिल्मों के नायक हुए, वो हमेशा से जो है एक प्रेरणा का वो रहते हैं हमारे नौजवानों में, यूथ आइकॉन माने जाते हैं। उनका स्टाइल, उनकी अदायगी या उनके खेल में उनकी जो उपलब्धियां होती हैं वो हमारे युवाओं को बहुत लुभाती हैं। लेकिन कारगिल युद्ध के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे जो जवान थे वो एक यूथ आइकॉन बनकर उभरे। लोगों ने उनके जैसा बनने का ठाना और पूरे देश में एक देशभक्ति की इस तरह से लहर पैदा हो गई कारगिल युद्ध के बाद। और वहां के जो जवान थे उनका शौर्य और साहस देखने के बाद वो एक माहौल एक अलग दिशा में हमारे देश को ले जाता दिखाई दिया। हर जो है नौजवान सोचने लगा कि हम भी है सेना में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करेंगे। तो वो एक बहुत जो कहना चाहिए था, एक लहर कहें या एक जज्बा कहें देशभक्ति का, वो पैदा हुआ था। वो अपने आप में एक अनोखी मिसाल है। क्या कहेंगे रमेश जी? काम अंग्रेजों ने योजना पूर्वक किया था ताकि भारत की जो मेधा शक्ति है, भारत की जो वीर भाव है वो खत्म हो। इसके लिए ये जो नाचने गाने वाले होते हैं, मनोरंजन करने वाले होते हैं, इनको उन्होंने प्रोत्साहित किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सभी का महानायक कौन होता है? देश पर प्राण निछावर करने वाला सैनिक होना चाहिए कि कोई नाच गाने वाला, कमर मटकाने वाला महानायक होना चाहिए? ये जो अंग्रेज वातावरण बना गए थे वो वातावरण आजादी के बाद तक बराबर बनता चला गया। कारगिल युद्ध के बाद जो उस समय भी जो भी नीति निर्धारक थे, कहीं ना कहीं उन्होंने राष्ट्र के नायकों को, जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी भी हो सकते हैं, जो सीमा पर बलिदानी भी हो सकते हैं, इनको प्रस्तुत किया। बकायदा शोभा यात्राएं निकाली गई। और अब इस नई सरकार ने जो कारगिल विजय दिवस मनाना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं समाज के भीतर वो जो मानसिकता थी जिसमें केवल मनोरंजन करने वाले या क्रिकेट खेल क्या है, उनकी खिलाड़ियों की बिक्री होती है, बकायदा नीलामी होती है, पैसे लगते हैं। तो कुल मिलाकर के महानायक कौन हो सकता है? इन सारी चीजों को, जो सत्य है, जो देश का सत्य है, सुरक्षा का सत्य है, उनको आगे करके जो काम शुरू हुआ, ये मैं समझता हूँ कारगिल युद्ध टर्निंग पॉइंट रहा है। इस टर्निंग पॉइंट के बाद देश अब इस दिशा में बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे अब मैं सोशल मीडिया पर और मीडिया पर भी बराबर देख रहा हूँ कि कारगिल की चर्चा हो रही है, देश के वीरों की, क्रांतिकारियों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की चर्चा होती है। आपने भी ये चर्चा रखी, बहुत बहुत साधुवाद। पूरे देश को, अगर हमको भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, पूरे दुनिया में इस भाग को स्थापित करना है, तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्र नायक है, जो सीमा पर बलिदान करने वाले हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इनको हमें असली हीरो मानना पड़ेगा। इनको जब हम असली हीरो मानेंगे तब देश का आगे उत्थान होगा और भारत में विश्व गुरु फिर से बन पाएगा। जी आपके पास लौटूंगा रमेश जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। प्रदीप यदू जी, आप सुन रहे हैं? जी प्रदीप जी, एक बात है, बहुत जो है हमारा सीना गर्व से फूल जाता है जब हमारे देश के जवान कोई विजय हासिल करते हैं, दुश्मन को धूल चटाते हैं। बहुत ही देश जो है गौरव महसूस करता है, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। और जो बलिदान और जो जिस तरह का हमारे देश के जवान अपने प्राणों की परवाह ना करके देश की रक्षा करते हैं, उसके लिए जितना भी उनको नमन किया जाए, जितना भी उनका सम्मान किया जाए, कम है। और आज कारगिल विजय दिवस के 22 साल पूरे हो गए हैं। आज भी हम कारगिल के योद्धाओं को, कारगिल के शहीदों को नमन कर रहे हैं। लेकिन यदु जी, बड़ी तकलीफ होती है उस वक्त कि जो सेना के जवान अपना परिवार छोड़कर देश की सेवा में अपने प्राणों तक का उत्सर्ग कर देते हैं, अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं। लेकिन उनके शहीद होने के बाद तो हम बहुत सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन कई बार जब उनका परिवार अपना जो जवान अपना परिवार अपने पीछे जो छोड़ के चाहता है, उस परिवार की जब हालात देखते हो, कई बार चीजें जो हैं ठीक नहीं होती, तो बड़ी तकलीफ भी होती है। तो प्रदीप जी, आपको क्या लगता है कि जो शहीद हो जाते हैं जवान देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए, उनके परिवारों के साथ कभी कभी जो है उन अनदेखी की जाती है, उनका ध्यान नहीं रखा जाता,
वो बड़ी तकलीफदेह होती है। तो उनका सम्मान भी बचाए रखना चाहिए, उन्हें भी याद करना चाहिए, उन्हें उनकी भी मदद के लिए पूरे देश को आगे आना चाहिए। देश आता भी है वक्त वक्त पर, लेकिन कई बार चीजें विपरीत हो जाती हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय सेना का कोई भी जवान है, कोई भी ऑफिसर है, जेसीओ है या जवान है, वो एक निस्वार्थ निष्पक्ष जी राष्ट्र के लिए अपनी सेवा देता है जी। और भारतीय सेना के दो मुख्य काम है। पहला है भारत के संविधान की रक्षा और दूसरा देश की अखंडता को कायम रखना जी। उसकी नजर में ना धर्म होता है, ना जाति होती है, ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है, ना अमीर होता है, ना गरीब होता है। उसके लिए हर भारत वर्ष में रहने वाला नागरिक समान रूप से वो देखा जाता है जी। जब इस जज्बे के साथ सेना जाती है जी और निस्वार्थ एक अपने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च निछावर करने के लिए तत्पर रहता है, उसका जज्बा जो होता है जी, जैसा आपने कहा कि सैनिकों के परिवार जो शहीद हो गए हैं उनकी देखभाल नहीं होती, तो मैं काफी हद तक आपसे सहमत हूं जी। क्योंकि मैंने कहा वो जब एक सैनिक सीमा में होता है, ना उसके माँ बाप उसके साथ होते हैं, ना भाई बहन, ना पत्नी, ना बच्चे, उसके साथ सिर्फ उसके सैनिक होते हैं, वो आपस में होते हैं, वो एक दूसरे का काम देखते हैं, समझते हैं जी। लेकिन जब वो शहीद हो जाता है उसके बाद हम सोचते हैं कि ठीक है उसने अपना काम कर दिया, शहीद हो गया जी। लेकिन जब उसके परिवार को नजरअंदाज किया जाता है, उसके साथ जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते या समय पे नहीं पूरे होते हैं, क्योंकि जब सैनिक बलिदान देता है तब वो तो नहीं बोलता कि मैं अपने बलिदान दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दोगे इसलिए बलिदान करूंगा। अभी क्रिकेट की बात हो रही थी, अभी युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे, उनको करोड़ों रुपए मिल गए। लेकिन जब फौजी ने तो नहीं बोला था कि मैं अगर बलिदान कर दूंगा अपना तो आप मुझे 10 करोड़ रुपए देना, नहीं। लेकिन जब उससे किसी ने वादा किया है जी, तो उस वादे को तो निभाना चाहिए ना जी जी। लेकिन अगर देश की जनता ये सोचती है कि ठीक है वो हमारे जवान शहीद हो गए, उनको सेना पे गर्व है, बिल्कुल सही बात है। अभी पिछले साल एक सर्वे हुआ था, उसमें भारत के 93% जो जनसंख्या उसका सबसे ज्यादा विश्वास भारतीय सेना पे है। वो क्यों है? क्योंकि उसके लिए पूरा देश एक है, ना धर्म है, ना जाति है, ना ऊंच है, ना नीच है जी। तो ये सबसे बड़ी उसकी ताकत है। और ये दुख होता है क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सैनिकों के परिवारों के जो वो कोई खैरात नहीं मांग रहा है, वो उसका अधिकार है जी, बिल्कुल वो उसके राइट है, कम से कम उसको तो पूरा करिए जी। तो ये जो आपने प्रश्न पूछा है बिल्कुल सही है। और कई हमारे ऐसी विधवाएं हैं जिनको आज तक जो मिलना चाहिए नहीं मिला है, और कई बार उसको परसू करने के बाद जो उनका वादे किए गए थे उनको पूरा किया गया है, तो ये दुख होता है जी जी। अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगा यहाँ पे जी, कि जब भारतीय सेना की जो ताकत है वो देश की एकता पे, धर्म जाति सबके नाम पे एक है जी। लेकिन दुख तब होता है जब मैं सेना में अपनी वर्दी टांग के मैं जब आया हूं, तब मैं देखता हूं कि हमारे देशवासी आपस में ही लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ऊंच के नाम पे। तब बड़ा दुख होता है कि हम तो यार पूरे देश को एक समझते थे, सब कुछ करते थे, देश की अखंडता के लिए हम तैयार थे, जान देने के लिए, देश के संविधान को हम बचाने की अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे देशवासी आपस में ही लड़ रहे हैं। तब मुझे बड़ा दुख होता है। ये मेरा व्यक्तिगत मान्यता है, हो सकता है कुछ मुझसे सहमत ना हो, लेकिन जब तक हम एक नहीं होंगे, हम जैसे रमेश जी ने कहा कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, विश्व गुरु हम तभी बनेंगे जब हम एक होंगे जी जी। ये मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने प्रदीप जी कि जिस तरह से हमारे देश का जवान निस्वार्थ भाव से देश की सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा के लिए मुस्तैद रहता है, और यही चाहता है कि वो जागता रहे ताकि हमारे देश के लोग चैन से सो सकें। और ऐसे में जब हमारे देश के भीतर किसी तरह की कलह होती है, कलेश होता है, तो दुख तो होना लाजमी है। वत्स जी क्या कहेंगे? जो अभी ने बोला और ब्रिगेडियर यादव ने बोला, उनकी बात से पूरा तरह से सहमत हूँ जी।
इसको मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से देखता हूँ। जी। युद्ध मुख्यतः 3 चीजों पर लड़ा जाता है जी, और उन 3 चीजों से ही युद्ध जीता जा सकता है जी, जो अभी तक हम जीतते आ रहे हैं। जी। ये कर्नल भट्ट साहब की आवाज नहीं आ रही है, उनको हम सुन नहीं पा रहे। कर्नल भट्ट साहब की बिल्कुल आवाज जी, कट रही प्रदीप जी, है। हम तक तो आवाज पहुंच रही है वत्स जी की, थोड़ी सी कहीं जी, जी। तकनीकी खामी हो सकती है। जी, जी, ठीक 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 ठीक, ओके, ओके। वत्स जी, 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 वत्स जी बोलिए। हाँ, मैं जो बता रहा था कि मुख्यतः 3 चीजों पर युद्ध लड़े जाते हैं और युद्ध जीते जाते हैं। जी, सबसे पहले युद्ध के लिए जो साजो सामान होना चाहिए जी, वो आधुनिक तरीके का होना चाहिए और वक्त के साथ में चलने वाला होना चाहिए। जी, तीसरा, जो हमारी ट्रेनिंग है, जी, मैन बिहाइंड द गन, जी, उसकी सोच, उसकी ट्रेनिंग, उसकी दक्षता वो एक अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। जी, और तीसरा जो है कि वो किस मनोबल से जी, और वो किस तरीके से बेफिक्र होकर युद्ध क्षेत्र में जा रहा है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी मैं बारी बारी से इन तीनों मुद्दों को देखता हूँ। आज हम एक ऐसी स्थिति में आ रहे हैं और हमारे देश की जो केंद्रीय लीडरशिप है वो बार बार यही बताने की कोशिश कर रही है कि हम विश्व में अपने आप को एक शक्ति के तौर पर प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, नंबर 1। नंबर 2, चाणक्य ने बोला था कि अगर आपके बॉर्डर सुरक्षित हैं तभी आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। जी। तो सबसे पहले हम अपने आप बॉर्डर्स को सुरक्षित करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में उस प्रोजेक्शन के लिए न केवल हमारे को एक अव्वल दर्जे के साजो सामान की व्यवस्था करनी पड़ेगी और ट्रेनिंग भी जो है उसी हिसाब से देनी पड़ेगी। कारगिल के युद्ध में हमारी ट्रेनिंग बहुत अव्वल दर्जे की थी और आज भी हाई एल्टीट्यूड एरिया में जो लड़ने की हमारी क्षमता है वो दुनिया इस बात का लोहा मानती है। बहुत से देशों में कारगिल युद्ध को नजीर के तौर पर पढ़ाया जाता है। अगर आपको याद हो तो चाइना के पास में नवाज शरीफ साहब गए थे, चाइना के साथ गए थे, लेकिन चाइना ने और यूएसए के बिल क्लिंटन साहब ने उनको बैरक लौटा दिया था। वो इसलिए क्योंकि चाइना जानता है कि हमारे देश की ताकत 62 के बाद से बहुत बदली हो चुकी है। और इसका उदाहरण पेंगोंगसो लेक के दक्षिणी किनारे पर हमने उसकी हाइट को लेकर रातों रात लेकर और हमारे टैंक्स वहां पहुंचाकर चाइना को दिखा दिया था, बता दिया था। तो चाइना कारगिल युद्ध के दौरान में चाइना ने एक शब्द नहीं बोला और ना ही चाइना ने किसी तरह से इंटरफेयर किया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि हमारी सेना हाई एल्टीट्यूड वारफेयर में बहुत ज्यादा दक्ष है। अब मैं तीसरा पॉइंट पर आता हूं जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैन बिहाइंड द गन। जो उस गन को चलाने वाला, आप जितना मर्जी अच्छा हथियार दे दीजिए लेकिन उसको चलाने वाला अगर दक्ष नहीं है या उसका मनोबल ठीक नहीं है तो हथियार बेकार हो जाता है। अब उस मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या हो रहा है? सबसे पहले तो जब हम युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो देशभक्ति की भावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और स्रोत हो जाती है। गाड़ियों के अंदर में जो है हमारा मनोबल बढ़ाया जाता है। और मैं जब कारगिल में था तो ये बात सही है कि हम नहीं लड़ रहे थे, पूरा देश लड़ रहा था और इसी कारण हमने इतने कम समय में इतनी विषम परिस्थितियों में होते हुए भी उस युद्ध को जीता। लेकिन उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा, सभी पार्टियां एक जैसी हैं। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में लिखित में है कि महीने में एक बार गृह मंत्री के यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों की मीटिंग होगी। लेकिन पिछले 15 से लेकर 20 साल तक कोई भी पार्टी हो, एक बार भी मीटिंग नहीं हुई है। आप किसी से दर्शाया जा सकता है कि जो भूतपूर्व सैनिक है वो बेचारा अपनी समस्या लेकर कहाँ जाए। एक छोटा जो पटवारी जो है वो भी अगर उसकी जमीन की समस्या है तो उसको चक्कर का नाम देता है, क्योंकि 15 दिन की वो छुट्टी लेकर बेचारा हाई एल्टीट्यूड से आया है और उसमें अपना काम करना है, लेकिन वो काम नहीं करा पाता। तो इसका मनोबल ऊंचा करने के लिए ये सारी बातें भी बस जी बहुत तकलीफ देती है। यही तभी ये सवाल मैंने प्रदीप जी से कहा भी था और प्रदीप जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। रमेश जी आपसे पूछना चाहूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया
कि जो देश का सैनिक बॉर्डर पर होता है तो उसके जहन में न जात होती है न धर्म होता है, उसका तो सिर्फ एक ही धर्म होता है कि हर हाल में वो देश की रक्षा करे और देश के ऊपर किसी भी तरह की आंच ना आने पाए। लेकिन जिस देश के लिए वो रक्षा कर रहा है उसके भीतर जब धर्म आधारित राजनीति और जात पात और तरह तरह की जो विषमताएं हैं उनसे घिरा हुआ वो देश की जनता को पाता है, तो जाहिर सी बात है कि दुख तो होता ही होगा। यही मुद्दा जो है प्रदीप जी ने उठाया भी। हाँ, वो बात भी है कि जब जब हमारे जवान से जब बॉर्डर पर अपनी सेवा देते हैं तो उनके साथ देश निश्चित तौर पर खड़ा होता है। विषम परिस्थितियों में देश सेना के साथ हमेशा खड़ा रहा है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में जब रात भर जाग कर हमारे जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और यहाँ हमारे देश के भीतर जो जिस तरह की धर्म आधारित राजनीतियाँ और लड़ाई और भेदभाव मनभेद इस तरह की जब समस्याएं जो हैं प्रमुखता से उठाई जाती हैं और सियासत जिन पर होती है तो बड़ी तकलीफ होती है। क्या कहेंगे रमेश जी? देखिए, ये बात वाकई सही है। सीमा पर जो जवान होते हैं वो किसी जाति के नहीं होते, किसी धर्म के नहीं होते, वो किसी परिवार के नहीं होते, वो राष्ट्र के लिए समर्पित रहते हैं। और वहां जाकर के बिल्कुल सही बात कही, उनके साथ ना माँ होता, ना पिता होते, ना भाई बहन होते, ना बच्चे पत्नी, कोई नहीं होता। और उनके हाथ में केवल बंदूक होती है और लक्ष्य राष्ट्र की हिफाजत करना, देश की सुरक्षा करना होता है। ये बात बिल्कुल सही है। समस्याएं अगर आती हैं, अलगाव की समस्या आती है, बिल्कुल सही बात कही कि देश में जब तक एकत्व का भाव नहीं आएगा, जब तक भारत का जो स्थान था वहां तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन इसमें एक विशेष बात यह है, हम समाज को और सरकार के कानून को जो जिस दिन अलग करके समझ लेंगे उस दिन हमको इस सत्य को समझ में आ जाएगा। समाज में भी अगर आप देखेंगे, समाज में भी बहुत ज्यादा जाति धर्म का भेद नहीं है। हम अगर सब्जी खरीदने जाएंगे तो हम उससे ना तो जाति पूछते हैं ना धर्म पूछते हैं, सब्जी खरीद लेते हैं। किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो ना तो जाति पूछते हैं ना धर्म पूछते हैं, उससे हम होटल में खाना खा करके चल देते हैं। रेलवे में हम सफर कर रहे होते हैं, किसी डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, आमतौर पर हम अपने जीवन में जाति धर्म का सवाल कहीं नहीं करते। लेकिन सरकार के दरवाजे पर जाएंगे, स्कूल में बच्चे को भर्ती करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र मांगा जाएगा और जाति देख करके वो छात्रवृत्ति तय करेंगे कि तुम इस जाति के हो तो तुम्हारी छात्रवृत्ति ये है, और इस जाति के हो तो इस छात्रवृत्ति ये है, और इस जाति के हो तो तुमको छात्रवृत्ति नहीं है। ये कानून दरअसल में अंग्रेज बना के चले गए थे। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आपकी जो मेधा शक्ति है वो डेवलप ना हो, इसलिए उन्होंने मनोरंजन करने वालों को हीरो बनाया। इसी तरीके से क्रिकेट खेलने वालों को उन्होंने हीरो बनाया और योजना पूर्वक उनका नेटवर्क फैला गया। इसी तरीके से वो जानबूझकर कहते थे कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। तो भारत को बांटने के लिए उन्होंने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कानून अलग अलग बनाए। मुझे बताइए, एक देश में एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। ये पूरा दुनिया में अकेला देश भारत है कि वह हिंदू के लिए कानून अलग है और मुसलमान के लिए कानून अलग है और वनवासी के लिए कानून अलग है और गिरिवासी के लिए कानून अलग है। तो समाज में भी कमजोर वर्ग है तो उसमें भी उन्होंने कहा कि ओबीसी अलग होगा और एससी अलग होगा। ये जो बंटवारे की बातचीत अंग्रेज करके चले गए, वो जो कहीं ना कहीं उस पर जो उनका कानून जो चल रहा है, इसके वजह से विभाजन इसमें चल रहा है। मैं समझता हूँ एक देश का एक कानून होना ही चाहिए। जो जरूरतमंद है, जो कमजोर है, उनकी सहायता के नियम बनना चाहिए। लेकिन जाति के आधार पर जो कानून बन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं और उसी आधार पर राजनीति चलती है। अब आप मुझे बताइए, समाज में तो ये है कि मैं अगर किसी से जाति पूछूं तो मुझ पर अपराध का कोई ना कोई धारा लग जाएगी, मैं अगर किसी से जातिगत आधार पर बात करूं। लेकिन सरकार कहेगी कि जाति का प्रमाण पत्र लेकर के आप, ये जो बातें हैं, कुछ बातें हैं, इन बातों पर तो विचार करने की जरूरत है। अंग्रेजों को गए हुए अब 70-73 साल हो गए हैं। हमको कहीं ना कहीं 100 मोटिव, जिस तरीके से कारगिल में सैनिकों ने उत्तर दिया, अपनी क्षमता से उत्तर दिया, लीग से हट करके उत्तर दिया। आप मुझे बताइए, लीग से हट करके उन्होंने कदम उठाया कि अगर ऊपर से वो मिसाइल्स के गोले आ रहे हैं तो उनका पहले दीवार बनाओ, उसके नीचे से निकलो। तो कहीं ना कहीं वो जो एक तरीका था, 100 मोटिव कहीं ना कहीं राजनीति, 100 मोटिव कदम उठाना, निश्चित रूप से हमको अपने भाईचारे और मानवत्व का, भारत में तो कहा ही गया है कि संपूर्ण विश्व हमारा कुटुंब है। हम तो पशु पक्षी से भी, पेड़ पौधों से भी रिश्ते बनाते हैं। बंदर हमारा मामा है, हाथी हमारा बाबा है,
कितने हम कौवे को भी खिलाते हैं, चींटी को भी खिलाते हैं, तो हम तो पूरी सृष्टि के प्राणियों से रिश्ता बनाते हैं। हमको उसी भाव पर लौटना होगा और जो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की जो कानून बनाया है इसको खारिज करना होगा। एक देश एक नागरिक ये भाव पैदा करना होगा, तभी भारत में वाकई एकत्व आएगा। और अलगाव के कानून सारे खत्म करिए। आप मुझे बताइए क्या ये है कि हिंदू की लड़की की शादी की कानून में उम्र अलग है और मुसलमान की लड़की की शादी की कानून में उम्र अलग है। मुझे बताइए विवाह की आयु परिवार तय करे और समाज तय करे, सरकार फटे में क्यों उलझती है? लेकिन क्योंकि अंग्रेज उलझ रहे थे, अंग्रेजों ने ये उलझन 1856 में, आप कल्पना कर सकते हैं जो पहली क्रांति का युद्ध है वो 1857 का हुआ। उससे पहले लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में जो इस तरीके से जो कानून बनाकर चले गए हैं वो बराबर लागू हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं उन पर अब हमको 100 मोटिव होकर के आत्मनिर्भर कानून, स्वविवेक का कानून, इसकी तरफ हमको विचार करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा और हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से लौट पाएगी। बिल्कुल रमेश जी, आपने सही कहा कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। प्रदीप जी, आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे देश के जो नौजवान हैं जो अपना करियर बनाना चाहते हैं सेना में, और जिस तरह की वीर गाथा हमारे देश के जवानों ने कारगिल में लिखी, 1971 में लिखी, 1965 में लिखी, वो उनके लिए प्रेरणा का काम करती है। और आज भी हमारे देश के युवा सपने संजोते हैं सेना में भर्ती होने के, ताकि वो देश की सेवा कर सकें। हमारे जो नौजवान हैं, हमारे यहाँ हमारे देश का जो युवा है, उनको क्या संदेश देंगे? जी देखिए, आज विश्व में सबसे युवा देश भारतवर्ष है जी, और भारतवर्ष की आगे की उन्नति और शिखर में जाने का रास्ता युवा ही तय कर सकेंगे जी। और देश के युवा को जब तक एक सही राष्ट्रवाद की परिभाषा उनको नहीं पता होगी जी, वो देश हित के विषय में उनकी मान्यताएं अलग अलग होंगी जी। अभी जैसे कई कार्यक्रम में मुझे बुलाया जाता है तो कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप तो फौज में हैं, ये सिविल का एरिया है, फौज का नहीं है जी। मैं कहता हूं देखिए, फौज में बड़ी अनुशासन होता है, कठिन ट्रेनिंग होती है, वो अलग चीज है जी। लेकिन जो बिना ट्रेनिंग के फौज की जो अच्छी बातें हैं अगर वही आप फॉलो करें जी, तो आप देखिए आपकी नागरिकता का जो आपका कर्तव्य है कितना ऊपर उठ जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण है जी। जब लाल बत्ती होती है, हमने कई मोटरसाइकिल कार वालों को देखा है, खाली बोतल पानी की फेंक देंगे, वो जो क्या तमाकू शमाकू खाते हैं उसके रैपर फेंक देंगे जी। इसमें कौन सी सिखलाई है जी। सेना का कोई सैनिक तो ऐसा नहीं करता जी। छोटे जैसे कभी समय का आदर, आपने मुझे 2 बजे बोला तो मैं 2 बजने के 5 मिनट पहले मैं तैयार बैठा था जी। लेकिन जैसे हम रेलगाड़ी या जहाज पकड़ने जाएंगे तो हम 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे, मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने जाएंगे तो 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे जी। लेकिन अगर किसी कार्यक्रम में बुलाया है तो हम फोन करके पूछते हैं कितने लोग आए फिर मैं आऊंगा जी। तो ये एक समय का आदर नहीं है, जो बेसिक डिसिप्लिन अनुशासन है वो नहीं है। और दूसरी चीज युवाओं को मैं ये कहना चाहूंगा जी कि जब तक हमारे बच्चों को भारतीय सेना के इतिहास के विषय में नहीं पढ़ाया जाएगा, जैसे अभी रमेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो दिखता है वही बिकता है, जो हमारे बॉलीवुड के हीरो हीरोइंस हैं वही दिखते हैं तो युवा के आइकन वो बन जाते हैं। क्रिकेटर्स हैं 365 डेज नजर आते हैं तो युवा आइकन के वो आ जाते हैं। लेकिन सैनिक तो तभी उभर के आता है जब युद्ध होता है। जब अभी देखिए पूरा भारत में एक युद्ध तो चल ही रहा है ना, जो आतंकवादी हैं हर जगह जा रहे हैं। जब तक हमारी भारतीय सेना के इतिहास को जो कम से कम 400 से 500 साल पुराना है हम अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करें तब धीरे धीरे उनके दिल में एक जहन में एक जुनून पैदा होगा देश के लिए। तो हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें भारतीय सेना के इतिहास को पढ़ाइए, उन्होंने क्या काम किए हैं वो बताइए। और सेना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सेना एक भारत का सबसे बड़ा और जैसे ब्रह्मास्त्र है, जब हर चीज फेल हो जाती है, जहां यंत्र तंत्र फेल हो जाते हैं तब आप सेना को बुलाते हैं। और अगर आप सेना को बुलाते हैं तो वो आपका ऐसा ब्रह्मास्त्र है,
उस ब्रह्मास्त्र से जो भी चीजें हम अपने युवाओं को बता सकते हैं, अपने बच्चों को बता सकते हैं, वो बताना चाहिए। ये मेरा संदेश है युवाओं से कि युवा, आप देश की ताकत हो, आप देश का भविष्य हो जी। आप जैसा देश को बनाओगे, देश वैसा बनेगा जी। मैं युवाओं को यही बोलना चाहूंगा कि 5 उंगलियां आपकी हैं, 5 उंगलियां बांध के मुट्ठी बनाओ, मुट्ठी आपकी ताकत है। चलिए, अलग अलग उंगली को कोई भी तोड़ देगा, ये मैं संदेश देना चाहूंगा हमारे देश के युवाओं को। जी, बहुत अच्छा संदेश दिया प्रदीप जी आपने, और निश्चित तौर पर हमारे युवाओं को भी अनुशासित रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, और देश का अच्छा नागरिक जब वो बनेंगे तो निश्चित तौर पर वो भी एक बड़ा योगदान हमारे देश के लिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। रमेश जी, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। कर्नल बस, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे कार्यक्रम में पधारे। तो पराक्रम को आज हमारा पूरा देश सलाम कर रहा है। कारगिल युद्ध के 22 साल आज पूरे हो चुके हैं, और 22 साल पूरे होने पर पूरा देश कारगिल के योद्धाओं, कारगिल के शहीदों को नमन कर रहा है। हमारे देश की युवा पीढ़ी को भी जानना चाहिए हमारी सेना के इतिहास के बारे में, और बनना चाहिए उन्हें एक अच्छा नागरिक। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।